हेलो दोस्तों, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जो कि फिजिक्स का है। और यह फिजिक्स के एकदम बेसिक से लेकर हम लोग एकदम उच्च सिरे तक जाएंगे। यह फिजिक्स जो है मोस्टली आपका नीट या अदर एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक IRT में जो आते हैं उन सबको कवर किया गया है। आपको मैं आज जो है इस जो है करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, इस पूरे यूनिट को लिया हूं और इस पूरे यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं उसको आज हम आप लोग को बताएंगे। फिर इससे संबंधित कुछ आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी बताएंगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट लेक्चर से आपके वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखा जाए कि आपका अगर पहले इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो क्या होगा इंट्रोडक्शन कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट में कितने, इस इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं, मैं आपको प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट पढ़ाऊंगा। एक यूनिट स्टार्ट किया हूं विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उस यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं या कितने टॉपिक होते हैं, उन सबको आइए देख लिया जाए। फिर इसके बाद बारी बारी उन्हीं चैप्टरों को हम लोग देखेंगे। फिर प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट हो और इसमें आपका थियरी कंप्लीट कराने के बाद जस्ट न्यूमेरिकल कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का थियरी होने के बाद आपका न्यूमेरिकल कराया जाएगा। और अगर जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कुछ भी परेशानी हो या बातें समझ ना आ रही हो जो बोला जा रहा है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और कमेंट से पता चलेगा कि हाँ मेरे दोस्त किसको क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखा जाए तो जो आपके विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो बात करें वैद्युत चालन अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्ट को देखा जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्ट में जो भी पार्ट आएंगे हम लोग उसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्ट में जैसे होता है चालन, अर्थात विद्युत धारा का एक स्थान दूसरे स्थान में जो प्रवाह होता है या आवेशों का एक स्थान दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता है, उन सब से संबंधित क्या कैसी बातें हैं उन सबको हम इस चैप्टर में देखेंगे। विद्युत धारा के इस चैप्टर में, अर्थात विद्युत धारा एक यूनिट है, उस यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं एक बार देख लिया जाए। तो ये क्या है आपका वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्ट। और दूसरा क्या है ओम का नियम, एक पूरा चैप्टर हम लोग इस पे देखेंगे। ओम के नियम में क्या कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ओम्स लॉ। और तीसरा बात किया जाए वैद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग इस तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात वैद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे। हाँ, बात सही है कि हम लोग जब इंटर में पढ़े थे तो इंटर में ये सब चैप्टर जो है किसी एक ही NCERT के एक ही बुक में एक ही चैप्टर के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हम लोग कंपटीशन के दृष्टि से पढ़ेंगे तो कंपटीशन के दृष्टि से पढ़ा जाए तो काफी डीपली देखना रहता है। जैसे देखिए वैद्युत चालन का एक अलग से पूरा हम लोग चैप्टर को देखेंगे और उसमें क्या कैसी बातें होती हैं उन सबको कवर किया जाएगा। और ओम का नियम, तो ओम के नियम में इससे पहले हम लोग इंटर में ओम का नियम, वैद्युत चालन, वैद्युत वाहक बल, किरचॉफ का नियम, विभव मापी, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ये सबको एक चैप्टर में देखे थे। लेकिन अब यहाँ हम एक एक हेडिंग को बेसिकली एक एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे और डीप अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आए तो दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना न भूले ताकि मेरा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखा जाए तो वैद्युत वाहक बल इसको पढ़ेंगे। फिर आगे अगले चैप्टर हम लोग चौथा पढ़ेंगे जो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ जिसको कहा जाता है, और विभव मापी अर्थात पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो विभव को मापने वाला कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे मीटर सेट हुआ और ये आपका अलग एक उपकरण ही है, पोटेंशियोमीटर एक अलग उपकरण है। तो इसमें भी कई उपकरण आते हैं, उन सबको पढ़ा जाएगा। और व्हीट स्टोन सेतु ये सब जो आते हैं ये सब पढ़ा जाएगा, ये सब इसी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो कैसे इस चैप्टर के बाद कैसे ये आया, फिर कैसे ये आया, फिर कैसे ये आया, इस सब की कैसे इंक्रीजिंग हुई, उन सबको भी हम देखेंगे। आइए आगे देखा जाए वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव
इसमें हम लोग वैद्युत धारा का जो है ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब से संबंधित बातों को देखा जाएगा और इनसे संबंधित जो कंपटीशन में प्रश्न आते हैं उनको भी देखा जाएगा। और अगर आगे बात किया जाए तो वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव अर्थात वैद्युत धारा जो है रासायनिक विधि से कैसे उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो गांव में या शहरों में या आजकल जो सब लोग प्रयोग करते हैं इन्वर्टर, वो जिसको बोला जाता है, तो वो एक प्रकार से क्या है, वो एक प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या उससे हम लोग विद्युत उत्पन्न कराते हैं और अर्थात प्रारंभ में हम इलेक्ट्रिक करंट उसको देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर केमिकल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्राप्त होता है। तो उन सब के प्रभाव को हम किस चैप्टर में देखेंगे, उन सब के प्रभाव को हम इसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें देखा जाएगा। और अगर आगे बात किया जाए वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात इसको बोला जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात कि मैग्नेटों द्वारा, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है आपका टॉपिक कि मैग्नेट के द्वारा कैसे करंट को उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि बेसिकली जो आजकल यूज हो रहा है वो ज्यादातर किस में है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बेस पे भी हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट के द्वारा भी कैसे करंट को उत्पन्न कराया जाता है। जैसे जब बॉयलर जहां भी पावर प्लांट रहता है वहां पे जो उत्पन्न कराया जाता है वहां पर एक प्रकार से मैग्नेट के द्वारा भी उत्पन्न कराया जाता है। हम लोग उससे संबंधित बातों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे और डीप अध्ययन करेंगे और यदि उसका साथ ही साथ हर चैप्टर और हर हेडिंग को पढ़ेंगे और उसका बेसिकली यूज कहाँ होता है। जैसे कोई भी हेडिंग हुआ उसका यूज हम लोग रियल लाइफ में कहाँ करें, हम उसके यूज को भी देखेंगे, क्योंकि अगर किसी भी बात को अगर पढ़ रहे हो, अगर उसको वास्तविक जीवन में अगर नहीं उतारा जाए तो बातें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। तो हम लोग इन सभी चैप्टरों का वास्तव में कहाँ कैसे प्रयोग होता है उस सबको भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखा जाए। एक आपका और है, क्या है, विद्युतीय यंत्र, अर्थात आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग जो विद्युतीय उपकरण होते हैं उनका कहाँ कैसे यूज होता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, उन सब के बारे में डीप अध्ययन करेंगे और उसका यूज भी कहाँ होता है उन सबको पढ़ा जाएगा। तो आपको जो है इस यूनिट में जो विद्युत धारा एक यूनिट लिया गया है, उन एक छोटे से आपको लगेगा, पहले तो लगता होगा कि विद्युत धारा एक हेडिंग है, लेकिन आज आपको समझ आया होगा कि विद्युत धारा के अंतर्गत इसकी विद्युत धारा की उत्पत्ति कितने प्रकार से हुई है। अगर बात करें दोस्तों कि विद्युत धारा एक छोटा सा नाम है, लेकिन इसकी उत्पत्ति में इन सभी का स्टेप बाय स्टेप योगदान रहा है। इन सभी का योगदान रहा है कैसे, किसमें, अब क्योंकि प्रारंभ में विद्युत धारा ही उत्पन्न नहीं हुआ था। तो विद्युत धारा के हेडिंग के अंतर्गत हम लोग इतने अलग अलग चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी देखा जाएगा। अगर एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न यहां से अगर आया तो 100% है कि नहीं छूटेगा। तो बेसिकली इन सभी चैप्टरों को इस प्रकार से लिया गया है कि इसमें जो है आपके विभिन्न एग्जामों में जैसे देख लिया जाए, इन सभी चैप्टर को अगर एक बार देखा जाए कैसे क्या है इसका। नीट आरटी, आईआरटी और पॉलिटेक्निक
जितने भी आपके और एंड एनटीपीसी से संबंधित जो भी प्रश्न साइंस के आते हैं, फिजिक्स के, उन सब को इन सभी के, और ये डी फार्मा या बी फार्मा, इन सभी में जो भी प्रश्न फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको इस प्रकार से लिया जाएगा कि इन सभी जगह के आए हुए प्रश्न को अच्छे से हम लोग कवर कर पाए। तो दोस्तों चलिए, तो पहला हम लोग स्टार्ट किया जाता है टॉपिक इलेक्ट्रिक कंडक्ट, वैद्युत चालन। ये हम लोग पहला चैप्टर लिए हैं। वैद्युत चालन, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या होगा कि आवेश की उत्पत्ति से लेकर वैद्युत धारा के बनने तक की बातों को समझा जाएगा। फिर इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देखा जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर वैद्युत चालन है तो जो हेडिंग होता है, बेसिकली उनके नाम में ही उनका कंसेप्ट छुपा रहता है। उनका अगर नाम आपको अच्छे से पता है तो आप 60% उनके टॉपिक को आप कवर कर लिए। तो अगर बात किया जाए वैद्युत चालन, चालन का मतलब क्या होता है? चालन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना ही चालन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना। अब कौन? वैद्युत के अंतर्गत एक शब्द आता है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज से लगभग 400 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 400 ईसा पूर्व की बात है। क्या हुआ था कि कुछ वैज्ञानिक ने क्या किए कि दो वस्तुओं कौन था? एक आपका आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो चूंकि आप जानते हो कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं में रगड़ होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगर दो वस्तुओं को आप रगड़ रहे हो तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ऊष्मा उत्पन्न होगा तो सोचिए क्या होगा? तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण कुछ वस्तुओं से कुछ वस्तुओं का स्थानांतरण होगा। और उसमें क्या स्थानांतरित हुआ? जब दो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो रगड़ने के कारण एक प्रकार से फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुआ। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हुआ। और इस ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण चूंकि अब ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जिस सतह, चूंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, अर्थात परमाणु से मिलकर बना होता है। जब कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है तो आप जानते हो कि परमाणु
में क्या होता है। तो परमाणु में अगर बात किया जाए कि परमाणु में क्या होता है, तो परमाणु में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है उसके नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बात समझिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उस ऊष्मा से ही दोनों वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है कैसे, देखा जाए। जब कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु में आप जानते हो कि परमाणु में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थात अगर कोई आपनूस की छड़ है, अगर कोई आपनूस की छड़ है, इस छड़ को अगर बिल्ली की खाल से अगर रगड़े तो क्या हुआ कि दोनों में ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगर यह आप बिल्ली की खाल है तो अगर यह आपनूस की छड़ है तो किससे बना है, परमाणु से। अगर यह बिल्ली की खाल है तो किससे बना है, परमाणु से। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किससे बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। तो अगर ये परमाणु से मिलकर बना, ये परमाणु से मिलकर बना है, तो इसका मतलब यह श्योर है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि आप यहाँ देख रहे हो, अगर यह परमाणु से मिलकर बना है तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप नील्स बोर ने बाद में इसको बताया कि यह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए क्या करता है कि वैद्युत चुंबकी एक कोणीय संवेग संरक्षण का पालन करता है। किसका पालन करता है, कोणीय संवेग संरक्षण का पालन करता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होता है, क्योंकि वह जो है एक 2 पाई h/2 पाई इस प्रकार के NH/2 पाई प्रत्येक कक्ष की जो है ऊर्जा होती है, कोणीय संवेग कितनी होती है, NH/2 पाई के बराबर होती है। और यह कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब अगर परमाणु से मिलकर बना है आपका, तो परमाणु से मिलकर बना है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये अलग पदार्थ और ये अलग पदार्थ है, जब ये और ये अलग अलग पदार्थ हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बंधन ऊर्जा भी अलग अलग होगी। अब अगर जिस क्षण के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम होगी, अर्थात अगर क्षण के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा कम होगी तो ऊष्मा के कारण क्षण से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, और यदि बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बंधन ऊर्जा कमजोर होगी तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, और वह टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अर्थात आइए बात को थोड़ा समझा जाए, क्या बात हो रहा है। बात यह है कि अगर ये आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया गया, यह है आपनूस की छड़ और यह है बिल्ली की खाल, दोनों को रगड़ा गया तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में क्या उत्पन्न हुआ, एक प्रकार से हीट उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, एक प्रकार से हीट उत्पन्न हुआ, इसे कहते हैं हीट एनर्जी। हीट उत्पन्न हुआ, और जिस छड़ हो या बिल्ली की खाल हो, दोनों में से जिसके इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा कमजोर होगी उस वस्तु की इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। अगर उस वस्तु का इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो अगले वस्तु अर्थात उसके जो संपर्क में रहेगा उसके पास जाएगा। सपोज दैट अभी हम मानते हैं कि मान लीजिए आपनूस की छड़ से इलेक्ट्रॉन टूटा, अर्थात आपनूस की छड़ के जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है वह बिल्ली की खाल के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या है, कमजोर है। अगर आपनूस के छड़ के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कमजोर है तो यह इलेक्ट्रॉन टूटेगा, और जब टूटेगा तो वह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा,
जो इसके संपर्क में है, जो आबनूस की छड़ के संपर्क में कौन है, बिल्ली की खाल है। आबनूस की छड़ के संपर्क में अगर बिल्ली की खाल है तो वह इलेक्ट्रॉन किस पे स्थानांतरित होगा, बिल्ली की खाल पे स्थानांतरित होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से स्थानांतरित हो रहा है इस पे, अगर यहां से स्थानांतरित हो रहा है इस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह क्या होता है, वह आपका धन आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह धन आवेश होता है। अगर यहाँ पे आपकी आबनूस की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पे गया, अगर बिल्ली की खाल पे गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आबनूस की छड़ पे उतना ही धन हुआ और बिल्ली की खाल पे उतना ही ऋण हुआ। तो आवेश, अब इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही इसमें एक विद्युतीकरण की गुण आ गया। विद्युतीकरण का गुण किसे कहते हैं, अर्थात यह जो है अन्य अपने हल्के वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। जैसे आप बचपन में जब छोटे से थे तो क्या करते थे, अपने पेन को अपने बालों में इस प्रकार रगड़ते थे। रगड़ने के बाद हल्की रुई, लकड़ी, कागज के पास ले जाने पर या अन्य हल्की वस्तुओं के पास ले जाने पर यह जो है अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है, खींचने लगता है। जब वह अपनी ओर खींचने लगता है तो वह ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा उसके विद्युतीकरण के गुण के कारण होता है। यह विद्युतीकरण का गुण ही बताता है कि आवेश की प्रक्रिया किधर से किधर हो रहा है। तो आबनूस की छड़ से अगर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन, अगर बिल्ली की खाल, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश होता है, या मैं अभी ये भी नहीं कर रहा हूं कि बिल्ली की खाल पर ऋण आवेश होता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस वस्तु के परमाणु का इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, जिस वस्तु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कमजोर होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन अन्य वस्तु पे स्थानांतरित होगा। अब यह बिल्ली के खाल के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कमजोर हो सकती है, या आबनूस की छड़ के इलेक्ट्रॉन के परमाणु की बंधन ऊर्जा कमजोर हो सकती है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कमजोर हो सकती है। तो कौन किसकी कमजोर होती है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि किस पे ऋण किस पे धन होता है। टॉपिक ये है कि जिसका बंधन ऊर्जा, जिसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा कमजोर होगा, वह इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो अन्य वस्तु में वो जाके स्थानांतरित होगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक वस्तु में एक नया गुण आ जाता है, और इसी गुण को कहा जाता है आवेश। तो आपको समझना है कि आवेश किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वस्तुओं में जो एक गुण उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वस्तुओं में जो एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोला जाता है आवेश। आवेश, अगर हम यहाँ कुछ और बात करें कि अभी इसको, अब हम बात करें थोड़ा सा इस प्रकार से कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, अर्थात कि चालन में आवेश की प्रक्रिया कैसी होती है। तो अगर उसकी बात करें, हालांकि अभी हम लोग इस पे बात करेंगे आबनूस की छड़, बिल्ली की खाल, और जो है आपके कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, ऐसे अन्य वस्तु पर रगड़ कौन सा कैसा गुण आ जाता है वो बाद में बात किया जाएगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस को देख लिया जाए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा इसको अगर देखोगे तो क्या होगा कि चालन के द्वारा आवेशन। चलिए अगर बात किया जाए कि इसमें क्या होता है कि चालन के द्वारा, अर्थात अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पढ़ेगी वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाएगा, तभी जो है आवेशन की प्रक्रिया उत्पन्न होगी, और किस पे धन होगा किस पे ऋण होगा यही बात कर लिए। और अभी ये नहीं बात किया गया कि किस पे होता है, बाद में आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि बिना स्पर्श किए भी आवेशन की प्रक्रिया होती है। वो क्या होती है
थोड़ा यहाँ देखा जाए, यह जो प्रक्रिया था इसको बिना स्पर्श किए अर्थात दो वस्तुओं को आपस में क्या करना होगा, रगड़ना ही होगा। दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तभी यह प्रक्रिया होगा। लेकिन क्या हमेशा रगड़ने से ही आवेशन की प्रक्रिया होती है? क्या बिना रगड़े आवेशन की प्रक्रिया नहीं होती है? तो नहीं, बिना रगड़े भी आवेशन की प्रक्रिया होती है। और वह प्रक्रिया क्या है, चलिए देखा जाए। क्या है? तो चालन के द्वारा आवेशन, अर्थात एक विद्युत रोधी धातु का सरकंड लिया गया, सरकंड अर्थात गोला लिया गया, और उसके पास में एक ऋण आवेशित वस्तु को लाया गया। बात समझिएगा, एक अनावेशित या निरावेशित जिसपे कोई आवेश नहीं है धातु का सरकंडा लिया गया और उसको एक विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा गया है। ये क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है, नॉन कंडक्ट स्टैंड है, नॉन कंडक्ट स्टैंड के ऊपर एक धातु का सरकंडा रखा हुआ है, अर्थात धातु सरकंडा रखा हुआ है तो उसके संपर्क में एक ऋणावेशित वस्तु को लाया गया। जब इसके संपर्क में ऋणावेशित वस्तु को लाया गया तो हुआ क्या कि सोचिए, अगर यह धातु का सरकंडा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसको अगर इसके संपर्क में लाओगे तो इस पे भी ऋण आवेश है, और इस पे भी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश कहा जाता है, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऋण आवेश और ये ऋण आवेश दोनों के कारण एक बल उत्पन्न हुआ जिसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रतिकर्षण बल कब उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है। तो अगर प्रतिकर्षण बल अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगा, और उस प्रतिकर्षण बल के कारण इस सरकंडे पे जो इलेक्ट्रॉन थे वह इलेक्ट्रॉन जो है